नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम दल प्रणाली के रूपों के बारे में चर्चा करेंगे कि दल प्रणाली के कितने रूप हैं। सामान्यतः दल प्रणाली के 3 रूप प्रचलित हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। हम पहले चर्चा करते हैं एक दलीय प्रणाली की। एक दलीय प्रणाली क्या है? यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। एक दलीय पद्धति का आधार यह विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। पूरे देश में केवल एक दल कार्य करता है, अन्य किसी भी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं होती है और उस दल के विरुद्ध सोचना या उसके विरुद्ध बोलना ये देशद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल जन्म ले लेता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है अथवा उसको शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्राधिकार पहले निरंकुश राजतंत्रों में था और आजकल यह अधिनायक तंत्रों और जनवादी लोकतंत्रों में पूर्ण अभिव्यक्ति पा रहा है। एक दलीय शासन के कई रूप हैं, जिसमें जैसे प्रथम स्वरूप है जो सोवियत संघ, पूरी यूरोपीय यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि की साम्यवादी सरकारें हैं और वह साम्यवादी दलीय होता था जिसका उद्देश्य साम्यवादी समाज का निर्माण करना था। दूसरे प्रकार की एक दलीय शासन प्रणालियाँ हैं स्पेन, फासिस्ट पुर्तगाल, नाजी जर्मन और फासिस्ट इटली को लिया जा सकता है। ये पूर्णतः अधिनायकवादी शासन थे और हिंसात्मक पद्धति के माध्यम से अन्य दलों को इनमें धीरे धीरे इन्होंने समाप्त कर दिया जाता तथा यह प्रजा, दल एवं राज्य में कोई अंतर नहीं समझा जाता। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर ने एक एक करके अन्य राजनीतिक दलों का जर्मनी से नामो निशानी मिटा दिया था। तीसरे प्रकार की एक दलीय प्रणाली में ले सकते हैं हम बर्मा और मिस्र जैसी सरकारों को रख सकते हैं जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं से ओतप्रोत है और जिनका सूत्रपात सैनिकों की ओर से हुआ। चतुर्थ श्रेणी में हम लैटिन अमेरिकन तथा पाकिस्तानी सरकार को रख सकते हैं। ये सरकारें किसी नेता को केंद्र बनाकर सैनिक शक्ति के आधार पर चलाई जाती है। एक दलीय शासनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सक्रियता के सब पहलुओं पर पार्टी का अत्यधिक नियंत्रण, प्रभाव, विचारधारा पर बल तथा केवल शासक दल के हाथों में राजनीतिक श्रेष्ठ जन की भर्ती का अधिकार रहता है। अब एक दलीय प्रणाली की गुण। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि सुदृढ़ शासन होता है। सुदृढ़ शासन इसलिए होता है कि वहाँ पर कोई भी विरोधी दल नहीं होता और विरोधी दल के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन संचालन होता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का स्रोत एवं प्रतीक हो जाता है और आवश्यकता होने पर भय, आतंक, व्यवस्था एवं शक्ति का समुचित प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरा गुण आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय शासन में दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से अपनाया जा सकता है। इसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। उदाहरण के लिए चीन और पूर्व सोवियत संघ में अनेक दोष और कमियों के रहते हुए भी जो महान आर्थिक उन्नति हुई है उसे आज उसके प्रबल विरोधी भी स्वीकार करते हैं। अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का अनुशासन रहता। आए दिन हड़ताल, तालाबंदी, घेराव जैसी कुछ नहीं देखा जाता है। शासन की शक्ति का भय बना रहता है। राष्ट्रीय एकता। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी
खत्म हो जाता है तो राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। अब है एक दलीय प्रणाली के दोष। इसका सबसे बड़ा दोष है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। इसमें एक दलीय शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद एवं आलोचना को कोई स्थान नहीं दिया जाता। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। विपक्ष का अभाव। किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। विपक्ष न केवल शासन को जागरूक रखता है अपितु वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष को कुचल दिया जाता है तथा जनता को आतंकित कर दिया जाता है। अधिनायक तंत्र। एक दलीय शासन वस्तुतः अधिनायक तंत्र ही होता है। यह व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की स्थिति राज्य रूपी मशीन के पुर्जे के समान हो जाती है। जैसे बड़ी मशीन में पुर्जे की कोई अहमियत नहीं होती है, वैसे ही राज्य में व्यक्ति कोई अहमियत नहीं रहती है। प्रगतिशील विचारों का विरोधी। एक दलीय शासन में सभी प्रगतिशील विचारों का विरोध होता है। प्रगतिशील विचार जैसे लोकतंत्र, उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता, इन सब का एक दलीय शासन व्यवस्था विरोध करती है। दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण। एक दलीय शासन में शिक्षा, कला व साहित्य का स्वतंत्र विकास संभव नहीं होता, क्योंकि शिक्षा, कला व साहित्य के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, जो कि एक दलीय शासन व्यवस्था में नहीं होती है। और दूसरा, शिक्षा, समाज, कला और साहित्य पर दल का अंकुश लगा रहता है। अब हम चर्चा करते हैं द्विदलीय प्रणाली की। द्विदलीय प्रणाली से यह अभिप्राय नहीं है कि किसी देश में केवल दो ही दल हों और तीसरे दल का अस्तित्व ही नहीं हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर केवल दो बड़े और महत्वपूर्ण दल हों और शेष महत्वहीन हो। द्विदलीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य में केवल दो ही राजनीतिक दल हो, अपितु हमारा आशय यह है कि यदि अन्य दल हों तो वो इतने छोटे हों कि राजनीति पर विशेष प्रभाव नहीं हो उनका। विधानसभा आदि में बहुमत प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। एलन बॉल ने द्विदलीय प्रणाली को दो भागों में बांटा। पहली अस्पष्ट पद्धतियाँ, अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ, जो कि आज के युग में संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड आदि में है। सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ, जहाँ केवल दो ही दल हैं, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी। ब्रिटेन और अमेरिका की शासन व्यवस्था में द्विदलीय पद्धति एक विशेषता। इस पद्धति में कोई भी एक दल स्थायी रूप से शासक दल अथवा विरोधी दल नहीं रह पाता। दोनों दल समय समय पर शासन सत्ता हस्तगत करते हैं और जो भी दल विरोधी दल बनता है उसमें उत्तरदायित्व और गंभीरता की कमी नहीं आने पाती है। ब्रिटेन में अनुदार दल और श्रमिक दल प्रमुख राजनीतिक दल है। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख है। ब्रिटेन में उदार दल और अमेरिका में साम्यवादी दल, अमेरिकी श्रमिक संघ जैसी तीसरी पार्टियों के होते हुए भी इन देशों की द्विदलीय पद्धति के आवश्यक लक्षणों की गड़बड़ी पैदा नहीं हो सकी है। ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था की अद्वितीय प्रकृति, इसका राजनीतिक अनुशासन और संबंधता, यह अनेक रूपों में प्रमाणित होता है। संपूर्ण देश में मतदान का तरीका एक जैसा है और क्षेत्रीय विभिन्नताएं अति अल्प होती है। यह मतदाता का दल के साथ तादात्म्यकरण ही यहाँ के मतदान व्यवहार का मुख्य निर्धारक है। यह मतदाता
व्यक्तिगत प्रत्याशियों की अपेक्षा दल और उसके नेता को वोट देता। ब्रिटेन में व्यक्तिगत वोट नहीं पड़ते बल्कि उस दल के नेता को। यहाँ उत्तरदायी सरकार है, इसलिए विधायक तथा कार्यपालिका शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। सरकार के सदस्य संसद में से लिए जाते हैं और संबद्ध कार्यक्रम संभव बन पाता है। दलों में लगभग पूर्ण मतदानी अनुशासन रहता है। कोई सदस्य पार्टी की नीतियों से स्वतंत्र रहकर मतदान करने का अधिकारी नहीं होता। राजनीतिक नेता दलीय संगठन और संसदीय समूहों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दल की नीतियों और गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं, जिसके फलस्वरूप निरंतरता और एकीकरण बना रहता है। अब द्विदलीय प्रणाली के गुण। इसका पहला गुण है स्थिर सरकार। द्विदलीय प्रणाली में कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। जब बहुमत वाले दल का एक बार मंत्रिमंडल बन जाता है तो फिर उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मंत्रिमंडल को यह विश्वास है कि उसकी नीतियों और कार्यों का समर्थन करने के लिए विधायिका का बहुमत सदैव उसके पीछे छाया की भांति विद्यमान रहता। द्विदलीय प्रथा के कारण ही ब्रिटेन में मंत्रिमंडलों का औसत जीवन काल 3.5 वर्ष, जबकि फ्रांस तृतीय चतुर्थ गणतंत्र में मंत्रिमंडल का औसत कार्यकाल केवल 9 महीने होता था। उत्तरदायित्व का निर्धारण। द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में शासन द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण आसानी से हो जाता। सत्ताधारी दल को उन सभी दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उसके कार्यकाल में होते हैं। कोई भी दल अपना उत्तरदायित्व दूसरे के सिर नहीं मढ़ सकता। स्थायी नीतियों का निर्माण। द्विदलीय प्रणाली में केवल शासन में स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता, वरन शासकीय नीतियों में भी शाश्वतता उत्पन्न होती है। जिस सरकार को एक लंबे समय तक बने रहने का विश्वास होता है, वह दूरगामी योजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकती है। वस्तुतः इस प्रकार के शासन प्रणाली में एक लंबे समय के लिए निश्चित और दृढ़ नीति अपनाई जा सकती है। शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध। द्विदलीय प्रणाली में विरोधी दल सरकार की आलोचना जिम्मेदारी के साथ करता। इसमें उत्तरदायी आलोचना की संभावना ज़्यादा रहती है और अनुत्तरदायी आलोचना की संभावना कम होती है, क्योंकि आलोचना करने वाला विरोधी जानता है कि सरकार के त्यागपत्र देने पर उसे सरकार बनानी पड़ सकती है और अपनी आलोचना को सही सिद्ध करना पड़ सकता है। सरकार का निर्माण सरल। इस प्रणाली में सरकार का निर्माण काफ़ी सरल रहता है। विधायिका में जिस दल का बहुमत होता है उसी का मंत्रिमंडल बन जाता है और सरकार चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। यदि सत्ताधारी दल विधायिका का विश्वास खो देता है अथवा चुनाव में हार जाता है तो विरोधी दल की सरकार बन जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। सरकार का सीधा चुनाव। लास्की के अनुसार द्विदलीय व्यवस्था में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। मतदाता यदि सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत देता है तो यह स्पष्ट होता है कि वह विपक्षी दल की सरकार चाहता है, और यदि मतदाता वर्तमान में सत्तारूढ़ दल को मत देता है तो इसका अभिप्राय यह है कि वह सत्ताधारी दल की पुनः सरकार चाहता है। मतदाता के मस्तिष्क में सत्तारूढ़ दल को स्वीकार या अस्वीकार करने की भावना स्पष्ट रहती है। लास्की ने कहा कि केवल द्विदलीय प्रणाली ही एक विधि है जिसके द्वारा लोग निर्वाचन के समय अपनी सरकार का प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। यदि यह उसकी असफलता के परिणामों के बारे में प्रदान करती है
यह वैकल्पिक सरकार को शीघ्र ही वास्तविक रूप प्रदान करती है। धन्यवाद।